देखो, पहला न्यूज है, बिहार की 205 ट्रेनों में आधुनिक महिला बोगियां लगाई जाएगी। जैसे कि महिला बोगी ट्रेन में होती है ना, उसमें इन बोगियों में बेबी फीडिंग एरिया, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा और इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट, और सीट भी थोड़ा आरामदायक होगा। और महिला बोगियों को लगाने के पीछे रेलवे बोर्ड का उद्देश्य जो है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम से, बस अगर पूछेगा तो बस ये याद रखना, बीपीएससी कई बार ऐसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि बिहार की कितनी ट्रेनों में आधुनिक महिला बोगियां चलाई जाएगी, तो 205। इसके अलावा कुछ भी इसमें न्यूज़ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो अब दूसरा न्यूज़ देखते हैं। दूसरा न्यूज़ देखो, पटना हाई कोर्ट को मिलेगा 9 नए न्यायाधीश मिलेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने न्यायाधीश मिलेंगे, ये तो एक बार बीपीएससी पूछ लेता है कहाँ से कहाँ है। तो ये आगे फिर से जब नियुक्त हो जाएंगे तो देखेंगे कौन कहाँ से है। नहीं है, फिलहाल ये जान लो कि हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 217 का जो सब क्लॉज 1 है, इसमें दिया हुआ है हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। जो कॉलेजियम जो है नेम रिकमेंड करती है, उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जो है, जिस राज्य के हाई कोर्ट होंगे वहाँ के गवर्नर से और वहाँ के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं। ये 217 में दिया हुआ है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है हाई कोर्ट जज बनने के लिए। तो पहला एलिजिबिलिटी रखो कि 62 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ। ये देखो, सबसे पहले तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ठीक है, और दूसरे कि उन्हें जुडिशियल ऑफिस में कम से कम 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और इसके साथ ही हाई कोर्ट में वो कम से कम नहीं 10 साल का अनुभव जुडिशरी में होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वो एडवोकेट रहे हों। इसके साथ साथ मिनिमम नहीं एज, ध्यान रखना, वो मैक्सिमम एज 62 ईयर्स तक ही जजेस बने रह सकते हैं हाई कोर्ट में। ओके, तो इस न्यूज़ से बस 2 चीज़ याद रखो कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत होता है। कितना होता है, 217 के तहत। ठीक है, 217 के तहत प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, और 217 में ही एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखो, न्यूज़ था कि बर्ड फ्लू से कई अस्पतालों को सतर्क किया गया, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू फैल रहा है अभी। तो ये मत देखो कि कहाँ बर्ड फ्लू फैला है, दरभंगा कटहर, ये सब तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कि इम्पोर्टेंट ये है कि बर्ड फ्लू जो है किस वायरस के कारण होता है। तो H1N1 वायरस की वजह से होता है बर्ड फ्लू। ठीक है, और ये एक बात और याद रखो इसमें, देखो बर्ड फ्लू होता क्यों है, तो इसका कारण यहाँ भी दिया हुआ है। संक्रमित पक्षी जो होता है उनके लार या बीट के सीधे संपर्क में आने से बर्ड फ्लू हो जाता है। पक्षियों के पिंजरे, मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है। बिना सही साफ सफाई के पोल्ट्री व अंडों का रख रखाव करोगे तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बर्ड फ्लू के। तो बस तुम्हें एक बात याद रखना, तो ये जो बर्ड से बर्ड टू ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होते हैं, ये कॉमन है। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो इसका वायरस है H5N1। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, इससे ज़्यादा लोगों में फैलता है। ये पोल्ट्री और पक्षियाँ तो मर ही जाता है। एक और भी इसी में न्यूज़ दिया हुआ है, देख लो, 70 डिग्री सेल्सियस में वायरस नष्ट हो जाता है। इसलिए अंडे या सामान्य मुर्गियों को पकाकर खाने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बट मैं तो कहूँगा अभी कुछ दिन अवॉइड ही करो तो ज़्यादा सही है। तो चलो अब दूसरा न्यूज़ देखते हैं। ये देखो, लगातार तीसरे वर्ष देश की विकास दर जो है 7% से ऊपर रह सकता है। ठीक है, अभी से पहले
वित्त वर्ष 2025-26 में जो था, हम लोगों ने पहले 7.4 प्रेडिक्ट किया था कि विकास दर देश का 7.4 होगा, बट अभी हाल में जब तीसरी तिमाही देखा गया 25-26 का, अक्टूबर से दिसंबर जो होता है, जीडीपी विकास दर 7.8 पाया गया है। तो न्यूज में आया है, तो देख लो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, अगर पूछ लिया तो ठीक है, बट तुम ये ध्यान रखो कि पहले जो बेस ईयर था ना 2011-12 था, ठीक है, 2011-12 पे निकल रहा था, इस वजह से ये क्या कहते हैं, विकास दर में चेंजेस देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बेस ईयर जो है आधार वर्ष, अब उसको चेंज करके 22-23 कर दिया गया है। देखो यहाँ पे है ना दिया हुआ 2022-23। अब तुमको पता है बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर मेनली हम इसलिए निकालते हैं ताकि महंगाई का या फिर जीडीपी वृद्धि का एक सही तरीके से हमें पता चल सके, कंपैरिजन करने में आसान हो, ठीक है। जो पहले ये नहीं पूछेगा 2011-12 पहले था, इसको बदल के 2022-23 कर दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखो। और ये जो सारे रिपोर्ट्स कौन बता रहे थे कि 7.8% हो गया है थर्ड तिमाही में, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। ये एग्जाम में पूछेगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन। ओके, तो एक पॉइंट और देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी विकास दर 7.1% था और 2023-24 में 7.2% दर्ज किया गया है। तो इस आर्टिकल से तुम्हें जानने के लिए बस 1 से 2 न्यूज है, 1 से 2 पॉइंट है, वो देख लो। तीसरी तिमाही में कितना विकास दर है? 7.8। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। और जो जीडीपी आंकड़ा का आधार बस चेंज किया गया 2011-12 से लेके 2022 तक चेंज कर दिया गया। तो चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये देखो 2035 तक बड़ी ताकत बनेगी नौसेना, ये ठीक है। तो हमारे नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है, इन्होंने एक युद्धपोत कमीशन किए हैं INS अंजदीप, ठीक है, याद रखो INS अंजदीप कहाँ कमीशन किया गया? तो चेन्नई पोर्ट से किया गया INS अंजदीप। ओके, अब इसका काम यही होगा कि मेनली तटीय निगरानी और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान या फिर खोज एवं बचाव के अभियानों में सक्षम है ये, और ज़रूरत पड़े तो जो कोस्टल एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, अंडर सी वार भी लड़ सकता है। तो यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए ही INS अंजदीप बनाया गया। कहाँ इसको कमीशन किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पे। तो चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखो एक और छोटा न्यूज़ है बस, कि भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी। कनाडा के अभी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हो रही है 4 दिवसीय। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कार्नी। बस इससे ज़्यादा नहीं जानना है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, इससे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी 4 दिन रहेंगे, अगर कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है तो हम आने वाले दिनों में और फिर से डिस्कस करेंगे। चलो दूसरा न्यूज़ देखते हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी, ठीक है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर एक लाइट, देख लो, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है। इसमें उड़ान भरने वाली हमारी देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई है। और इसको कौन बनाया है? स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। और जो ये उड़ान भरी थी वो कहाँ पे उड़ान भरी थी? तो को पायलट के रूप में थे ये, क्या नाम है, राष्ट्रपति जी। और ये जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। तुमसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्रचंड क्या है, तो बोल दोगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। अभी हाल में ही इनको पायलट के रूप में कौन उड़ान भरी थी? तो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है, पहले ये काम करने वाले प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट हैं। तो कहाँ? तो जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक और छोटा ही न्यूज़ है, देखो जो 6 फरवरी को भी हम लोग ने ये न्यूज़ पढ़ा था, 6 फरवरी को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 725 अरब डॉलर के एकदम हाईएस्ट पे थे। तो अभी 20 फरवरी को फिर से RBI ने कहा कि ये 2 अरब डॉलर फिर से घट गया, अब 723 अरब डॉलर है। ये
थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करो, अभी देखो घटा है, पहले भी बढ़ा था फिर घटा था, ये बस ट्रेंड फॉलो करो। कितना है तो 725। अभी पिछले बीपीएससी में भी विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट स्टेटमेंट था। तो ये पॉइंट याद रखो, या फिर एटलीस्ट माइंड में तो रखो, ताकि तुम अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो तुम एलिमिनेट कर सको। देखो ये न्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़ पढ़ रहा है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है जो पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। खड़गपुर जलाशय तो सबको पता है कहाँ है, मुंगेर में। खड़गपुर जलाशय मुंगेर में है। और एक बदुआ जलाशय जो है, इससे जो सिंचाई होगा बांका, भागलपुर और मुंगेर में। अब तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बदुआ जलाशय कहाँ है, तो ये तुम्हें मैगजीन या करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा। तो तुम्हें ये इन ऐसे न्यूज़ को कवर करने के लिए तुम्हें न्यूज़पेपर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, जैसे कि बदुआ जलाशय अगर ऑप्शन में दे दिया तो बांका, भागलपुर और मुंगेर से रिलेटेड कोई देगा, ये तीनों में से एक ही रहेगा, तो उसको देख कर मार सकते हो। ये जो बदुआ जलाशय और खड़गपुर जलाशय है, यहाँ गंगा जल पहुँचाने की योजना बनाई जा रही है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो इसको देख लो तो ठीक है। अब एक और छोटा सा ही न्यूज है बस, कि नई दिल्ली में जो सेना प्रमुख है उसका 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे ज़्यादा इसको नहीं जानना है, बस नई दिल्ली में हुआ सेना प्रमुख का। इसमें पूर्व के सेना प्रमुख भी शामिल रहते हैं। अभी नेपाल के भी एक जनरल थे, मानद जनरल, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अब एक आखिरी न्यूज है, S-400 ने सैन्य इतिहास में सबसे अधिक दूरी पर लक्ष्य को बनाया निशाना, ठीक है। इससे बस न्यूज है, एक हमारी वायुसेना ने, ये देखो हमारी वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में एक सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है वायु शक्ति 2026, ठीक है। अब S-400 ट्रैप जो है किसने बनाया, तो रूस के अल्माज एंटेक ने बनाया था। रूस के S-400 किसने बनाया, S-400 तो रूस के अल्माज एंटे ने बनाया है। इसका संचालन वायुसेना करती है, ठीक है। देख लो, भारत ने 2018 में रसिया से S-400 खरीदने के लिए समझौता किया था, और 2021 में ये मिलना में स्टार्ट हो गया था। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी तुम देखे होगे कि S-400 ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी शायद हमारे पास 5 S-400, इसका एक याद रखो, जो इंडियन नेम है, स्वदेशी नेम सुदर्शन चक्र कहा गया है, ठीक है, सुदर्शन चक्र। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं अब।